डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। इस विषय में कई वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए, जिसमें सबसे पहले 1928 में ग्रिफिथ ने प्रयोग किया, जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। हालांकि फिर आपको बता दें कि ग्रिफिथ ने क्या किया था, एस और आर प्रकार के बैक्टीरिया जो निमोनिया पैदा करते हैं, डिप्लोकोकस न्यूमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी या डिप्लोकोकस न्यूमोनी, दो नाम हैं इनके। तो इनका प्रयोग इन्होंने किया था चूहे पर। इन्होंने 4 प्रयोग किए। उन्होंने सामान्य एस प्रकार का बैक्टीरिया जब चूहे पे डाला तो चूहे मर गए, क्योंकि इनसे बीमारी होती थी निमोनिया। आर प्रकार का बैक्टीरिया डाला तो इनसे निमोनिया बीमारी नहीं होती, तो चूहे नहीं मरे। सामान्य सी बात थी। रोगजनक जो एस प्रकार का बैक्टीरिया था उससे चूहे मर गए, और आर प्रकार जो रोगजनक नहीं होता है उससे चूहे नहीं मरे। तीसरा काम इन्होंने किया कि एस प्रकार का जो बैक्टीरिया था उसको गर्म किया, मृत हो गए, तो इनको जब चूहे में इंजेक्ट किया तब भी चूहे नहीं मरे। इसके बाद में चौथे स्टेप में इन्होंने किया कि एस और आर दोनों प्रकार के बैक्टीरिया लिए। एस जो लिया वो मृत बैक्टीरिया था और आर था जीवित बैक्टीरिया। इसको मिलाकर जब उन्होंने चूहे में इंजेक्ट किया तो चूहे मर गए, और चूहों में इन्होंने पाया कि एस प्रकार के भी बैक्टीरिया पाए गए। तो इससे इन्होंने बताया कि कोई ऐसा जरूर पदार्थ है जो कि एस प्रकार का ऐसा कोई पदार्थ है जो आर प्रकार के बैक्टीरिया को जिसने बदल दिया एस प्रकार के बैक्टीरिया में। तो जीवित आर प्रकार का बैक्टीरिया एस प्रकार के बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो गया, रूपांतरित हो गया, तो इसको कहा गया रूपांतरण प्रयोग, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने अनुमान लगाया कि कोई आनुवंशिक पदार्थ है, डीएनए, ऐसा माना गया कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, पहला स्टेप इनका मान लिया गया। लेकिन इसको प्रूव किया एवरी, मैकलियोड और मैककार्टी 1944 में। इन्होंने क्या किया, ये 3 वैज्ञानिक थे, एवरी, मैकलियोड और मैककार्टी। इन्होंने क्या किया कि जो डीएनए था वो मृत जो एस प्रकार के बैक्टीरिया थे उनका डीएनए अलग कर लिया और उसको आर प्रकार के बैक्टीरिया के साथ मिक्स किया। तब उन्होंने प्रयोगशाला में देखा कि ये क्या हुआ कि आर प्रकार के बैक्टीरिया एस प्रकार में चेंज हो गए। तो इस तरह से मॉलिक्यूलर तौर पे, आणविक तौर पे इन्होंने प्रूव कर दिया कि आर प्रकार का बैक्टीरिया जो चेंज हुआ वो एस प्रकार के डीएनए के कारण चेंज हुआ। तो रूपांतर प्रयोग का आणविक तौर पे इन्होंने परीक्षण कर लिया और ये प्रूव किया कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। लेकिन इसके बाद भी वैज्ञानिक पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। लोग मानते थे कि डीएनए फास्फोरस का संचय करता है। अब अगला जो प्रयोग किया उन्होंने किया हर्शे और चेज, 1952 में इन्होंने प्रयोग किया, जिसको कहा गया ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट भी इसको कहा गया। ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट क्यों कहा जाता है इसके बारे में जानते हैं। इन्होंने किस पर प्रयोग किया, क्या खास बात थी उसकी। तो इन्होंने जो प्रयोग किया वो किया बैक्टीरियोफेज, या जिसको कहा जाता है जीवाणु भोजी, मतलब जीवाणु को खाने वाला, भोजी का मतलब खाने वाला। हालांकि वायरस से वायरस छोटा होता है तो जीवाणु को कैसे खा लेगा, लेकिन इसका नाम है जीवाणु भोजी। क्यों कहा जाता है इसके बारे में जानते हैं। तो आमतौर पर जो जीवाणु भोजी होता है इसका एक बड़ा सा सिर होता है जिसमें डीएनए होता है, और इसमें प्रोटीन की खोल जो वायरस की होती है वो होती है, उसमें प्रोटीन होती है, यहाँ पर प्रोटीन होती है, पी होती है, जिसमें होता है सल्फर। डीएनए में हम बता चुके हैं डीएनए नाइट्रोजनी बेस होता है, शर्करा होता है और फास्फेट होता है, और जो बाहरी परत प्रोटीन की होती है इसमें सल्फर पाया जाता है। तो इन्होंने क्या किया कि इस तरह का जो बैक्टीरिया था बैक्टीरियोफेज, इसकी खास बात और बता दें कि गंगा जल का पानी क्यों नहीं खराब होता है। तो इसका मुख्य कारण जो माना गया है गंगा जल का पानी ना खराब होने का, वो कारण है कि गंगा जहाँ से निकलती है, कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से। तो गंगोत्री से निकलती है, वहाँ पर पानी एकदम शुद्ध होता है, उसमें बहुत से खनिज पदार्थ मिल जाते हैं जिनमें सल्फर होता है और जड़ी बूटियाँ मिल जाती हैं। तो पानी में बहुत शुद्धता होती है और ख़ास तौर से बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं, बैक्टीरियोफेज वायरस पाए जाते हैं। तो इस तरह कहा जाता है गंगा का पानी खराब नहीं होता है। तो बैक्टीरियोफेज भी उसका एक कारण माने गए हैं। तो बैक्टीरियोफेज वायरस जो होते हैं इनकी खास बात होती है कि इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को,
बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं और बैक्टीरिया को तोड़ देते हैं। बैक्टीरिया में इनका डीएनए जाता है और डीएनए जाकर बैक्टीरिया के डीएनए से मिल जाता है, उससे जुड़ जाता है और अपना डीएनए बनाता है, प्रोटीन बनाता है और उसी में बहुत से बैक्टीरियोफेज बन जाते हैं और बैक्टीरिया के सेल को तोड़ देते हैं। मान लेते हैं बैक्टीरिया की सेल है, तो यहाँ पर बैक्टीरियोफेज है। टेडपोल का आकार जो होता है बैक्टीरियोफेज का, मेढक के बच्चे जैसा इसका आकार होता है, टेडपोल का आकार का ही होता है। तो इसका डीएनए इसमें जाता है। उसके बाद में ऊपर वाला खोल तो अलग हो जाता है, लेकिन इसका डीएनए इसके बैक्टीरिया के डीएनए से जो है मिल जाता है और अपना प्रोटीन बना लेता है। तो प्रोटीन से बैक्टीरियोफेज इसी के अंदर बहुत से बन जाते हैं, बैक्टीरियोफेज बहुत से बन जाते हैं और ये बैक्टीरियोफेज को तोड़कर निकल जाते हैं, बहुत से बैक्टीरियोफेज निकलते हैं। तो इसको कहते हैं लाइटिक चक्र। तो 2014 और 2016 में ये सवाल पूछा गया कि लाइटिक चक्र क्या है। तो जो बैक्टीरियोफेज वायरस होता है बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरिया के सेल को तोड़ देता है और बहुत से बैक्टीरियोफेज से निकल जाते हैं। केवल ये अपना डीएनए पदार्थ छोड़ता है, बाकी इसका खोल निकल जाता है पहले और डीएनए ही इसमें बहुत सी बैक्टीरियोफेज बना देता है बैक्टीरिया के सेल में। उसके बाद में बैक्टीरिया के सेल को तोड़कर बैक्टीरियोफेज अलग हो जाते हैं, बैक्टीरिया की सेल नष्ट हो जाती है। लाइटिक फेज से कहा गया, इसको लाइटिक चक्र कहा गया है। तो इसको कहा गया लाइटिक चक्र। तो ये सिद्ध करना है कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। इसको सिद्ध करने के लिए ग्रिफिथ, एवरी, मैकलियोड और मैककार्टी ने प्रयोग किया। इसके बाद में हर्शे और चेज ने जो प्रयोग किया वो किया बैक्टीरियोफेज पर। बैक्टीरियोफेज में हमने बताया कि सबसे बाहरी परत पाई जाती है प्रोटीन की, जिसमें सल्फर होता है और इसका जो डीएनए बीच में होता है उसमें फास्फोरस होता है। अब इन्होंने क्या किया, एक नई चीज़ करी। इन्होंने किया कि जो बैक्टीरियोफेज थे इनको दो मीडियम में इन्होंने इनको संवर्धित किया, कल्चर किया। इन्होंने बहुत से बैक्टीरियोफेज को तैयार किया। इन्होंने क्या किया, इस वायरस को, बैक्टीरियोफेज को, कि सल्फर वाले माध्यम में जिसमें रेडियो एक्टिव S35S आइसोटोप उपस्थित था, तो ऐसे में कल्चर किया बैक्टीरियोफेज को। तो बैक्टीरियोफेज को ऐसे माध्यम में कल्चर किया तो जो नए बैक्टीरियोफेज उत्पन्न हुए उसमें बाहरी प्रोटीन जो थी उसमें 35S आइसोटोप पाया जाता था। तो इस तरह का इन्होंने बैक्टीरियोफेज तैयार किया। दूसरा, इन्होंने बैक्टीरियोफेज ऐसा तैयार किया कि उनको ग्रो किया ऐसे माध्यम में जिसमें 32P आइसोटोप फास्फोरस ऐसा उपस्थित था, जिसमें बैक्टीरियोफेज को ग्रो किया। अब बैक्टीरियोफेज जो ग्रो हुआ उसमें जो डीएनए उपस्थित था उसमें 32P प्रकार का डीएनए था, उसमें खास तरह का फास्फोरस वाला डीएनए था, लेकिन प्रोटीन जो थी सामान्य थी। लेकिन इसमें पहले वाले में खास तरह की प्रोटीन थी, 35S प्रकार की प्रोटीन थी, जिसमें 35S सल्फर उपस्थित था। अब इनको क्या किया, दोनों तरह के बैक्टीरियोफेज उन्होंने कल्चर करने के बाद, तैयार करने के बाद में ई कोलाई बैक्टीरिया, जो जीवाणु होता है ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई इसका पूरा नाम होता है, इस जीवाणु पर इन्होंने प्रयोग किया। इन्होंने इसका इन्फेक्शन कराया। इसको इन्फेक्शन कराया तो क्या हुआ कि इसका जो डीएनए है, डीएनए इसका निकल कर पहुँच गया बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरिया का डीएनए पहले से उपस्थित है और साथ में बैक्टीरियोफेज का डीएनए भी इसमें पहुँच गया। उसके बाद में दूसरे तरह का जो बैक्टीरियोफेज था उसको दूसरे बैक्टीरिया में इन्फेक्ट कराया, दूसरे माध्यम में इन्फेक्ट कराया। तो दूसरे माध्यम में जब इन्फेक्शन हुआ तो इसका भी डीएनए इसमें पहुंच गया। अब इसके बाद में ब्लेंडिंग का मतलब इसका जो बैक्टीरियोफेज दोनों खोल थे, दोनों खोल इसमें अपना डीएनए डालने के बाद में अलग, ये बात समझिए कि डीएनए इन्होंने डाला बैक्टीरिया में, छेद करके डाल दिया। ऐसा इसमें पाया जाता है कि इन्होंने बैक्टीरिया की सेल को रप्चर करके अपने आप इसमें अपना डीएनए डाल दिया। अब इसका डीएनए तो सामान्य प्रकार का है, इसमें पहुंच गया, और इसका डीएनए विशेष तरह का है जिसमें 35P प्रकार का डीएनए है, इसमें पहुंच गया। अब आगे क्या होता है कि इसका जो डीएनए था और इसका डीएनए था, दोनों का जब सेंट्रीफ्यूगेशन कराया गया तो ये जो बैक्टीरियोफेज के खोल थे, बैक्टीरियोफेज का जो
ऊपर का सीट थी वो अलग हो गई, वो ऊपर हो गई, इसको सुपरनेटेंट कहा गया, सुपरनेट अलग हो गया और बैक्टीरिया के सेल अलग हो गए। तो परख नली में इन्होंने दोनों को अलग किया और इसको सेंट्रीफ्यूज कराया। सेंट्रीफ्यूज का मतलब इनके भार के आधार पर अलग अलग कराया उपकरण में, सेंट्रीफ्यूगेशन उसको कहा गया, सेंट्रीफ्यूगेशन की क्रिया कराई। तो सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या हुआ कि जो बैक्टीरिया थे अलग हो गए। बैक्टीरिया में जब इन्होंने टेस्ट किया तो रेडियो एक्टिव 35S उपस्थित नहीं था। ऐसा प्रोटीन इसमें नहीं उपस्थित था जिसमें 35S प्रोटीन था। क्यों उपस्थित नहीं था? क्योंकि इसमें डीएनए गया ही नहीं। लेकिन दूसरे वाले में जो 32P इसमें डिटेक्ट किया गया, 32P डिटेक्ट किया गया। इसके मतलब इसका जो डीएनए था तो इसमें पहुंच गया और इस तरह से प्रूव किया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है जो बैक्टीरिया में पहुंच जाता है और बैक्टीरिया में पहुंचकर क्या करता है कि बैक्टीरिया के सेल में बहुत से बैक्टीरियोफेज बना देता है। बैक्टीरियोफेज बहुत से बनते हैं और बैक्टीरिया के भी डीएनए को लेके दूसरे बैक्टीरिया में पहुंचाते हैं। तो बैक्टीरिया के डीएनए को इस तरह से दूसरे बैक्टीरिया में पहुंचाते हैं। तो बैक्टीरिया के डीएनए में बैक्टीरियोफेज के भी डीएनए होते हैं। तो इस क्रिया को कहा गया ट्रांसडक्शन। तो इसको कहा गया ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट भी कहा गया, क्योंकि बैक्टीरिया और बैक्टीरियोफेज के वायरस के डीएनए आपस में मिलते हैं इसमें। तो क्या हुआ कि बैक्टीरियोफेज में तो प्रोटीन डिटेक्ट नहीं हुई, लेकिन इसमें क्या हुआ, बैक्टीरिया में फास्फोरस डिटेक्ट हुआ। इसके मतलब डीएनए ये आनुवंशिक पदार्थ है जो कोशिकाओं में बैक्टीरिया के पहुंचता है और नए बैक्टीरियोफेज को उत्पन्न करता है, बैक्टीरियोफेज के लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है। इस तरह से आखिर में हर्शे और चेज ने निर्विवाद तौर पे सिद्ध कर दिया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है।